हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपका अपने चैनल SSTV सुनील में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसी मुद्दे पर मैं लेकर के ये टॉपिक आया हूं। नाम है एग्रीकल्चर यानी कृषि। इसमें मैं जो हूं आप लोग को भारतीय कृषि के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे फैक्ट हैं उसको भी नोट करते चलना है आप लोगों को। पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही है। आदिकाल से ही भारत ने मतलब कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है ना। और कृषि के ही बल पर इसने बहुत उन्नति भी मतलब कर ली है। खाद्यान्नों के मामले में आज हमारा देश जो है आत्मनिर्भर भी हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी हैं कि हमारे देश में आज भी लोग मतलब कि जो है भुखमरी के शिकार होते हैं। इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो बफर स्टॉक होते हैं वो बेहद कम है और जो हैं भी तो वो उतने मतलब कि कारगर नहीं है। और बहुत सारी कृषि में समस्याएं हैं। जहां एक तरफ इसने तरक्की भी की है तो एक तरफ कुछ जो है समस्याएं भी पैदा हुई हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन कहीं न कहीं मृदा का निम्नीकरण भी हुआ है, क्योंकि रासायनिक खादों का इस्तेमाल इस कदर तेजी से बढ़ा है कीटनाशकों का कि उसकी वजह से जो मृदा होती है उसका निम्नीकरण हुआ है। तो कहीं फायदा हुआ है तो कहीं नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब क्या है, लोग जैविक खेती यानी कि जो जैविक खाद होती है उस तरफ जो है रुख कर रहे हैं ताकि इस मृदा के निम्नीकरण को खत्म किया जा सके, है ना। वो क्या क्या समस्याएं हैं, भारत में किस प्रकार की कृषि रही है, अन्य देशों के भी कुछ नाम मतलब कि नाम इसमें आएंगे, हम वो भी बताएंगे आप लोगों को। आते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सभी लोग को पता होगा। ये एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है ना। कृषि प्रधान देश है, मैंने तो बताया ही। और अधिकांश लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, कृषि में या कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय में लगे हैं। कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय जैसे पशुपालन यानी कि दुग्ध उत्पादन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, उसके बाद लिखा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, है ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या थी, जिसका मकसद एकमात्र यही था कि स्वयं जीवन जीने के लिए इतना उत्पादन कर लो कि खुद का पेट भर जाए। क्या बोल रहा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये शुरुआती कृषि की एक पद्धति थी जिसमें लोग स्वयं के लिए अनाज पैदा करते थे, ना कि अतिरिक्त उत्पादन करते थे, ना, अपने लिए केवल, व्यापारिक उद्देश्य से नहीं। लेकिन वर्तमान में तो इतना प्रोडक्शन हो गया है, अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है कि हम स्वयं तो यूज कर ही रहे हैं, अपने लिए स्टॉक में भी रख रहे हैं और उसको सेल भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन जो प्रारंभिक जीविका थी, जो कृषि थी, वो कैसे थी, वो पुराने कृषि औजारों से होती थी, जैसे बैलों से और लकड़ी के हलों से जुताई करवाना। और पानी की सिंचाई जो है, जिसमें एक बड़ी सी डिलिया टाइप की होती है, वो रस्सी बनी होती है, उसी से पानी को जो है दो लोग मिलकर के जो है वो मतलब कि निकालते थे और नालियों के माध्यम से वो पानी पहुंचता था ना। उसके बाद है पर्यावरण पर डिपेंड लोग ज्यादा थे। पर्यावरण पर हमारी वर्तमान भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ है, मानसून पर ही डिपेंड है। अगर पानी अच्छा नहीं बरसता है तो देखिए धान की फसल किस कदर चौपट हो जाती है ना। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे देश में बहुत बदलाव आए हैं लेकिन उतने कारगर नहीं हैं। लेकिन हम लोग आज भी पर्यावरण पर डिपेंड है और उस समय भी लोग जो है इस प्रकार की खेती मतलब कि अपनी खेती के लिए पर्यावरण पर पर ही डिपेंड थे। ओके, उसके बाद पर्यावरण बढ़ता है, एक नाम आता है कर्तन दहन प्रणाली, है ना, स्लैश एंड बर्न। यानी कि ये पुरानी कृषि पद्धति है कि जंगल के कुछ हिस्से को काट करके उस पर लोग जो है खेती करते थे और जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था तो उसको छोड़ देते थे, है ना। तो जो झाड़ियां होती थी उनको जो है जला देते थे और वो जब पानी बरसता था तो वो बुझी हुई राख ना वो मिल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। आज क्या है, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग जैविक और रासायनिक दोनों खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय के लोग टोटली पर्यावरण इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड थे।
है ना, तो वो छोड़ देते थे तो कुछ दिनों के बाद वो फिर से मृदा अपने आप नेचुरली मतलब कि वो उपजाऊ बन जाती थी, है ना। तो ये कहलाता है मतलब कि कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न। उत्तर पूर्व में इसको झूम कहते हैं, झूम। उत्तर पूर्व के राज्यों में असम है, मेघालय है, नागालैंड है, उन सब राज्यों में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। थोड़ा जंगल काटा, उपजाऊपन खत्म हुआ, फिर आगे का जंगल काटेंगे, फिर वहां खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जंगल खत्म होते हैं, है ना। तो जंगल खत्म थोड़ा करना है ना। तो इस प्रकार से अच्छा, जो ये कृषि का जो एक प्रकार है ना, ये वो हमारे राज्य में अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तर पूर्व में इसको झूम कहते हैं ना, और अन्य भागों में क्या कहते हैं, विदेशों में क्या कहते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। ये आप लोग जरूर नोट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम में ही। ओके, जैसे उत्तर पूर्व में इसको कहते हैं झूम, छत्तीसगढ़ और अंडमान में इसको कहते हैं दीपा ना। बोले दे रहा हूं, आप लोग लिखते रहें। दीपा कहते हैं। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, मिल्पा। वेनेजुएला में इसको कोनुका कहते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के देश है, राजधानी कराकस है ना। वेनेजुएला में इसको कोनुका कहते हैं। ब्राजील में रोका कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहते हैं, यानी कि स्लैश एंड बर्न जो है प्रणाली सिस्टम है, इसको मसोले कहते हैं। कहां पर? मध्य अफ्रीका में कहते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं, लदोंग लदांग। नाम में थोड़ा चेंज हो सकता है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है ना। अब अपने देश में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में इसको वेबर कहते हैं, वेबर कहते हैं, है ना, वेबर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहते हैं। ओडिशा में इसको पामा डाबी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को, स्थानांतरित कृषि को पामा डाबी कहते हैं ओडिशा में। ओके, पश्चिमी घाट माने भारत का जो पश्चिमी घाट, समुद्र तटीय जो मैदान है, पश्चिमी घाट, उसको क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कुमारी। कहां पर? पश्चिमी घाट में। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालरे। राजस्थान में इसको वालरे कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं। झारखंड में इसको कुरुवा कहते हैं। ये आप लोग जरूर नोट कर ले, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। फैक्ट ही फैक्ट तो है, क्या कमी है। लोग दूसरी किताबों पर भागते हैं, जीके की किताब जहां फैक्ट मिल जाए तो क्यों ना इसी को ही पढ़ लिया जाए, सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर, क्या कमी है ना। ओके, उसके बाद है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका का मतलब क्या होता है? भूमि पर जनसंख्या का दबाव, रासायनिक खादों का प्रयोग, सिंचाई का अधिक प्रयोग है। भारत देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो उससे क्या हो रहा है? परिवार बड़े हो रहे हैं, तो जो खेतों का आकार होता है, जोतों का आकार होता है, वो छोटा होता चला जा रहा है ना। तो जमीन के टुकड़े पर आबादी की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए गहन जीविका कृषि को जो है अपनाना पड़ता है। लेकिन इसमें अधिक उत्पादन पाना पड़ता है, अधिक उत्पादन करना पड़ता है, क्योंकि जो जनसंख्या आबादी है उसका पेट भी तो बढ़ना है। तो कम भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, इसके लिए रासायनिक खादों का भी प्रयोग बढ़ गया है, सिंचाई का भी प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उत्पादन कम जमीन पर अधिक कैसे होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? सही है। तो इसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ गया, सिंचाई का प्रयोग बढ़ गया। रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की जो मृदा होती है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है उसका। अधिक सिंचाई से क्या हो रहा है? जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, भूमिगत जल, वो भी तो कम हो रहा है, तो नुकसान भी तो हो रहा है हमारा। ओके, तो जोतों का आकार छोटा होता आकार। ओके, उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। क्या है? वाणिज्यिक कृषि होता है जिसका उद्देश्य होता है व्यापार करना, व्यापारिक उद्देश्य से ये कृषि की जाती है। ओके, बड़े पैमाने पर अधिक पैदावार वाले बीजों, खादों, कीटनाशकों का प्रयोग,
ये गहन जीविका से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है और जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचता है, लेकिन समझौता करना पड़ता है। ओके, बड़े पैमाने पर अधिक पैदावार वाले बीज, जो संकर बीज होते हैं, हाइब्रिड जो बीज होते हैं, उनका चलन, जैसे हरित क्रांति में क्या हुआ था, गेहूं, है ना, वो जो गन्ना, तो उनके जो हाइब्रिड बीज थे उनका यूज किया गया जो बड़े पैमाने पर उत्पादन देते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हुआ और कीटनाशकों का जबरदस्त प्रयोग शुरू हुआ। वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या आता है? आता है चाय, आता है कॉफी, आता है रबड़, आता है केला, आता है गन्ना, आता है इत्यादि आता है। तो इनके लिए तो जानते हो बड़े बड़े बागान बनते हैं, है ना, तो इसको हम बागानी कृषि भी कह सकते हैं क्योंकि इसके लिए बाग बनते हैं, चाय के बाग, है ना, गन्ने के भी, केला के, नारियल के, है ना, तो इस प्रकार से रबड़ के। उसके बाद है शस्य प्रारूप, फसलों को कितनी भाग में बांटा गया है हमारे देश में। ओके, जैसे एक है रबी की फसल। रबी को बहुत ठंड लगती है, आपको ध्यान रखना है। रबी एक नाम मान लो, रबी को बहुत ठंड लगती है तो जाड़े के मौसम में बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है, जैसे गेहूं ना। रबी की फसल शीत में बुआई होती है, ग्रीष्म में कटाई होती है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। तो आसान हो गया। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी जाड़े में बोई जाती है, कौन सी गर्मी में। तो रबी को ठंड बहुत लगती है, ध्यान रखना बस, है ना। उसके बाद है खरीफ फसलें, मानसून में इसकी बुआई होती है, जैसे धान वगैरह शुरुआत होती है और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई हो जाती है। ओके, और शीत में कटाई हो जाती है, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट और आदि। तो रबी की फसल, रबी को जाड़ा ज्यादा लगता है और खरीफ को गर्मी बहुत लगती है ना। ऐसे करके याद कर लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करते हैं लोग, बच्चे बहुत भूलते हैं या कोई भी बड़ा भी भूल सकता है। उसके बाद है जायद की फसल। जायद की फसल में तरबूज आता है, खरबूज आता है, सब्जियां आता है, चारा आता है। और जायद की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य काल में ये बोया जाता है ना। जैसे मार्च, अप्रैल, मई में आप लोग देखते होंगे वो तरबूज, खरबूज आते हैं, कितने मीठे होते हैं ना। तो ये उस दौरान मतलब कि चारा, जो जानवरों के लिए चारा होता है, जैसे बरसीम वगैरह, ये इसी मौसम में ही बोई जाती है, रबी और खरीफ के मध्यकाल में। ओके, देखते हैं अब मुख्य फसलें जो है हमारे देश में। जो चावल, चीन के बाद दूसरा उत्पादक देश है हमारा। तापमान 25 से डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए इसके लिए, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि ये अधिक पानी वाली खेती है, पानी ज्यादा मांगती है। इसका उत्पादन असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में आदि में इसका जो है चावल का प्रोडक्शन होता है ना। तो ये हो गया। दूसरा है गेहूं, ये दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ओके, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा में उत्पादन होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी होता है। राजस्थान में किस भाग में? आप कहोगे कि राजस्थान में कहाँ? राजस्थान के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में नहीं, क्योंकि वहां तो मरुस्थल का विस्तार है ना। उसके बाद है गन्ना, शुगर केन। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय की फसल है। ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है ना किसका? भारत का, गन्ने के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। आते हैं इधर चाय की खेती। चाय क्या है? रोपड़ कृषि है, बागानी कृषि भी है ये। चाय उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये। असम, दार्जिलिंग में जो है विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और सिक्किम के जस्ट दक्षिण में पड़ता है ना। तो ये वहाँ का जिला है वेस्ट बंगाल का। विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी होता है। चाय के जो बागान लगते हैं वो स्लोप एरिया में लगते हैं, पहाड़ी एरिया में लगते हैं। ऐसे ढलवा होता है ताकि जो पौधे लगे हुए हैं ढाल पर पानी, और इसको पानी भी बहुत चाहिए होता है। तो पानी बरसे लेकिन पानी रुके ना। अगर पानी रुक जाता है तो उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, इसलिए उसको पहाड़ों, स्लोप जमीन पर ही लगाया जाता है। ओके, उसके बाद है कॉफी।
कॉफी हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो कॉफी होती है वो सबसे प्रसिद्ध है, वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस है कॉफी अरेबिका किस्म की, है ना, जो कि यमन से लाई गई थी। इसकी राजधानी सना है। ये सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण में पड़ता है। मैप देखोगे, मैप देखो तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी कॉफी का उत्पादन होता है। इसे आप लोग जरूर से जरूर लिखें, है ना। उसके बाद है बागवानी फसलें। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम के बाग लगाए जाते हैं, है ना, जैसे दशहरी आम, मालदा, है ना। तो बहुत सारे आम आते हैं ना। तो दशहरी तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, जो कि विदेशों में भी जाता है। ओके, लखनऊ के आसपास के बाग, मतलब कि बागों में जो है दशहरी बहुत पैदा होता है। उसके अलावा नागपुर चेरापूंजी में संतरा, ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत होता है। नागपुर में, चेरापूंजी में, सब जरूर लिखें, बहुत पूछा जाता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल ना, तो ये हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची का प्रोडक्शन बहुत होता है ना। ओके, महाराष्ट्र में, हाँ, ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे केला का उत्पादन होता है, सभी लोग लिख लेंगे बनाना। ओके, उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची का प्रोडक्शन बहुत होता है, बहुत उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में अंगूर, ग्रेप्स बहुत पैदा होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तो सभी जानते हैं सेब, एप्पल का प्रोडक्शन होता है ना, सभी लोग खाते हैं। उसके बाद है रबड़, जिससे ट्यूब, टायर और स्टेशनरी के सामान, बहुत चीजें बनती हैं। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान, मेघालय में इसके रबड़ का उत्पादन होता है, क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ये विषुवत रेखीय जलवायु वाला पौधा है ना, लेकिन हमारे देश में भी विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर ये है। उसके बाद है रेशेदार फसल, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहते हैं, जिसमें कोकून वगैरह वो निकाला जाता है, इनको बॉयल किया जाता है, फिर उससे रेशम बनता है। जूट का उत्पादन तो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत होता है ना। ये रेशेदार होता है, जो डंठल होता है उससे रेशा निकाला जाता है। तो जूट यानी कि पटसन, जिससे बोरियां, टाट का सामान, कालीन, ये सब बनता है ना। उसके बाद है कपास, लिखा है ये, सभी लोग करेक्शन कर लेंगे भाई। ओके, कपास। फिर है प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार। हमारे देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जब देश आजाद हुआ था, तो जो जमीन थी उसका सही ढंग से एक सिस्टम नहीं था, वो टुकड़ों में बटी हुई थी। तो उसके लिए चकबंदी शुरू की गई। चकबंदी माने होता है छोटे छोटे खेतों को, टुकड़ों को आपस में इकट्ठा करके उसको बड़ा आकार दे देना। ओके, तो ये शुरू हुआ, चकबंदी की शुरुआत। फिर सहकारिता यानी कि सामूहिक रूप से। फिर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, क्योंकि जमींदारी प्रथा के तहत जो है बहुत सारी जमीन अधिक से अधिक जो है जमींदारों के अंडर में थी। बहुत से लोग जो है मतलब कि भूमिहीन थे। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिए चकबंदी को शुरू करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद है पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति 1967 में शुरू हुई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इसके जो है जनक माने जाते हैं। ये मैक्सिको में इन्होंने ये तकनीकी डेवलप की थी। गेहूं के ऐसे बीज बनाए थे हाइब्रिड, जो कि अधिक उत्पादन देते थे। तो नॉर्मन ई बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं विश्व स्तर पर। भारत में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लिखते चले आप लोग। लेकिन इसके प्रणेता कौन थे? तत्कालीन कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम इसके प्रणेता थे, क्योंकि उन्होंने ही स्वामीनाथन समिति को अप्रूव किया था कि आप जो है ऐसा करें। तो हमारे देश में हरित क्रांति 1967 में हुई और बड़े पैमाने पर गेहूं, गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ गया। भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में सेल्फ डिपेंड हो गया। आइए, उसके बाद है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ये
वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू किया गया। गुजरात में आनंद नामक एक सहकारी समिति स्थापित की गई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आमूल कंपनी भी कहते हैं, सभी जानते होंगे। तो वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं दूध के उत्पादन के लिए, है ना। श्वेत क्रांति कहो, चाहे दुग्ध उत्पादन क्रांति कहो, चाहे ऑपरेशन फ्लड कहो, ये क्रांति जो है 3 चरणों में पूरी की गई। 3 चरण कौन कौन से थे? 1970 टू 1980, है ना। दूसरा जो सेकंड फेज था इसका वो 1981 में शुरू हुआ और 1985 में खत्म हुआ। जो इसका थर्ड स्टेज था वो 1985 में शुरू हुआ और 1996 में खत्म हुआ और अपना देश दूध के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आ गया। तो वर्गीस कुरियन जनक माने जाते हैं श्वेत क्रांति के। फिर है 1980-90 के दशकों में भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए। जो भूमि ऊसर पड़ी थी, जो अनुपजाऊ थी, उनके लिए भी उनको उपजाऊ बनाने के लिए कार्यक्रम लाए गए, है ना। आपदा के दौरान फसल बीमा, सभी जानते हैं, केसीसी है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई ताकि जो किसान हैं उनको किसी का ऋणी ना होना पड़े, वो बैंकों से ही जो है ऋण ले लें कम ब्याज पर और अपना कृषि कार्य करें और बाद में उसको जमा करते रहें। फसल बीमा, फसलें बर्बाद हो जाती थी जब आपदा आती है, वो तो आज भी आती है, तो उसके लिए बीमा होता है ताकि किसानों को कठिन समय में सपोर्ट किया जा सके। और इसके अलावा सब्सिडी भी दी जाती है किसानों को कृषि यंत्रों में, ना अन्य प्रकारों में। उसके बाद आता है दूरदर्शन पर किसान चैनल शुरू किए गए हैं। सभी जानते हैं कि टीवी में कभी देखिए तो किसानों से संबंधित दूरदर्शन पर चैनल बने हैं, है ना, जो मतलब कि कृषि की आधुनिक से आधुनिक तकनीकी के बारे में आप लोग को जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये सब प्लान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये हर वर्ष तय होता है कि गेहूं का आपके रेट क्या तय किया जाएगा ताकि बिचौलियों से, जो बिचौलिया होते हैं मध्यस्थ, उनसे किसानों को बचाया जा सके। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार तय करती है बिचौलियों से बचाने के लिए। लेकिन क्या फायदा, यही किसान जब न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अपना अनाज बेचने के लिए मतलब कि जाते हैं सेंटर पर, तो वो खरीदा ही नहीं जाता है। जिनका जुगाड़ पानी है बस उनका काम होता है। बड़ी मुश्किलों से तो ये सब काम हो रहा है, तो कहाँ उनको ये सपोर्ट मिलता, तो मजबूरी में उनको ये बेचना पड़ता है इन बिचौलियों को अपना अनाज कम दामों पर। तो सिस्टम सही नहीं है, व्यवस्थाएं सब हैं लेकिन लागू नहीं है सही ढंग से। उसके बाद विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से 1951 में। लिख दिया है मैंने, अगर ना दिख रहा हो तो सुन लीजिए। 1951 में, और लोगों ने स्वेच्छा से भूमि का दान करना शुरू किया। सफलता पाई लेकिन बहुत सफलता नहीं पाई, लेकिन पाई। इसको एक नाम भी दिया गया है भूदान ग्रामदान आंदोलन, और इसको लिख लेंगे आप लोग, भारत की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भूदान ग्रामदान आंदोलन को। पोचमपल्ली वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में, है ना। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा। इसके 2 घटक हैं, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वाजिब दाम पर राशन उपलब्ध कराना। किसके तहत? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, ये इसमें 2 कार्ड बनते हैं। एक होता है बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक बनता है एपीएल, यानी कि अबव मतलब कि पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल बीपीएल। ये कार्ड बनते हैं, तो उसके तहत इन लोगों को सरकारी कोटे की दुकानों से वाजिब दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए अनाजों को सुरक्षित रखना। लेकिन हमारे देश में बहुत सारा अनाज तो ऐसे खुले में पड़े रहने से ही बर्बाद हो जाता है, भीग करके बर्बाद होता है। तो बफर स्टॉक की कमी है हमारे देश में, ये चीज है। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? कि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए, कोई भूखमरी से मरे ना, लोगों को जो गरीब हैं उनको वाजिब दाम पर अनाज उपलब्ध हो ना। तो उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, बीपीएल, एपीएल। जो बच्चे नहीं जानते हैं लिख लें, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर बीपीएल,
गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल। ठीक है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश में? जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा, उन लोगों ने धीरे धीरे भारतीय कृषि का वैश्वीकरण करना शुरू किया। उन लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि तुम नील की खेती करो, कपास का उत्पादन करो। वो तो अपने फायदे के लिए करवा रहे थे, है ना। और उसके बाद जो है वैज्ञानिक वानिकी का शुरुआत हुआ हमारे देश में। एक ही प्रकार के वो जो है वृक्षों को लगाने के की टेक्निक डेवलप की गई। तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने करवाया। तो हमारी कृषि का वैश्वीकरण भी हुआ, तो नुकसान भी हुआ। और जैसे नील के उत्पादन के लिए हमारे देश में भारतीयों को मना किया गया कि तुम जो है नील का उत्पादन करो और अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन मत करो, जो अनाज आप खाते हो। तो उसके लिए जो है चंपारण में किसान आंदोलन हुआ, सभी लोग जानते हो, जिसमें गांधी जी बाद में इन्वॉल्व हुए, है ना। और मसालों का व्यापार शुरू हुआ, मसालों की खेती, जैसे दक्षिण भारत में वैश्वीकरण हुआ। नील की खेती शुरू हुई, मैंने बताया। मानचेस्टर जो कि और लिवरपूल जो कि ब्रिटेन के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं, ये सब अपने कच्चे माल के आधार पर डेवलप नहीं हुए, बल्कि हमारे ही देश के कपास जो कच्चा माल था उसी के आधार पर ही ये मानचेस्टर कहलाते हैं। सही है। मैनचेस्टर, लिवरपूल भारत के कपास पर ही पनपे हैं। भारत से कपास ना मिलता तो ये आज इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, लेकिन हमारे कपास के बल पर ये लोग इतना पनपे, है ना। तो ये वैश्वीकरण हुआ। भारतीय किसान विश्व प्रतिस्पर्धा में पीछे है आज भी। भारतीय किसान आज भी वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन है एग्रीकल्चर में, उसमें भी पीछे है। अमेरिका वगैरह में देखिए, एक इंसान बड़े से बड़े कई मतलब कि हेक्टेयर बड़े बड़े खेतों में वो जो है खेती कर रहा है अकेले। किसके बल पर? मशीन के बल पर, एक अकेला किसान। लेकिन हमारे देश में आज भी जो है पूरा का पूरा परिवार खेती में जो है लग जाता है, तब भी नहीं वो पूरा कर पाता है। पूरा होता है, लेकिन किसानों के सामने आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मशीनीकरण भी कम है हमारे देश में, व्यवस्था जो उपलब्धता है वो भी बहुत कम है। इसका रीजन ये है कि भारतीय किसानों में अशिक्षा भी है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो कृषि यंत्रों में सब्सिडी दी जाती है उसमें भी बहुत कमियां हैं। अभी विदेशों में तो, बाहर के देशों में तो बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, हर प्रकार की, बिजली में भी, खादों में भी, बीजों में भी, कृषि यंत्रों में भी। तो हमारे देश में भी वो व्यवस्था किसानों को नहीं मिल पाई है। मिल रही है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिला, लेकिन सुधार आ रहा है। लेकिन हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आज भी पीछे हैं। उसके बाद भूमि निम्नीकरण का सामना करना पड़ता है। मैंने बताया रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, जमीन की पैदावार कम होती है। तो अब वर्तमान में क्या है, लोग जैविक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैंने बताया है आप लोगों को। कार्बनिक कृषि का प्रसार हो रहा है और कम सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को यह बताया जा रहा है कि अब ऐसी खेती की जाए, या जैसे गेहूं का प्रोडक्शन होगा, पानी लगता है ज्यादा, लेकिन पानी को कैसे बचाया जाए, तो ड्रिप प्रणाली के द्वारा पूरे खेत में पाइपों का जाल बिछा दिया जाता है और जहां जहां वो अनाज का दाना होता है वहां पर एक छेद होता है, सब जहां जहां होता है, तो उसी से पानी डिप डिप करके जो है उसकी जड़ों पर गिरा करता है। तो इससे पानी भी ये बचता है और प्रोडक्शन भी होता है ना। तो अब वर्तमान में कार्बनिक कृषि, कम पानी मांगने वाली फसलों के उत्पादन या मांग रही है, तो वो तकनीकी बदली जा रही है। तो उन चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, तो बदलाव आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जल स्तर जो है बरकरार रहे। इजराइल को देख लो ना, इजराइल में पानी की बड़ी मारामारी है, लेकिन तब भी वो हमको वो जो है कृषि तकनीकी प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चर टेक्निक प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, सोचो। वर्ल्ड के मैप में, आप एशिया के मैप में देखो तो आपको इजराइल बड़ी मुश्किल से दिखेगा। पश्चिमी एशिया में है, छोटा सा देश एकदम, भारत के अंतर्गत पता नहीं कितने सारे इजराइल आ जाए, लेकिन वो तकनीकी हमको दे रहा है कि किस प्रकार से कम पानी से अधिक प्रोडक्शन करें। तो ये था हमारी भारतीय कृषि का हाल। हम खाद्यान्नों के उत्पादन में
सेल्फ डिपेंड तो हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं अभी जिनको हमें सुधारना होगा। सबसे पहले तो हमारे किसानों को खूब पढ़ना लिखना होगा और शिक्षित बनना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में घुस करके देखिए, आज भी अशिक्षा का माहौल है। तो सबसे बड़ी कमी प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है या सब्सिडी नहीं मिल रही है, नो, सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की कमी। तो भारतीय किसानों को खूब पढ़ना होगा और तभी वो अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को जान पाएंगे, है ना, और उनका शोषण नहीं होगा। ओके, और उनको एक होना होगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कृषि। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।